दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ चल रही है और टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला में आज हम पहली जो टेस्ट सीरीज़ हमने उठाया था उसका पार्ट 3 देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हर श्रृंखला में हमने 50 प्रश्न हल किए हैं। तो पहला दूसरा वीडियो आ चुका है जिसमें 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम जो बचे हुए 50 प्रश्न हैं उसको हम हल करेंगे। दोस्तों पहले हम आपको आश्वासन ये दिला दें कि जो भी हमारा तरीका है, हम समय भले लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, एक एक प्रश्न पे 4-4 मिनट 5-5 मिनट समय दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 50 प्रश्न में लगभग घंटे 2 घंटे हो ही जाते हैं। तो इससे आप बिल्कुल मत घबराइए और यकीन मानिए अगर आप व्याख्या सहित देखेंगे तो न सिर्फ आपका जो है वो प्रश्न तैयार होगा, बल्कि प्रश्न के साथ साथ किस तरह के प्रश्न बनते हैं उसके आसपास के जो प्रश्न बनने की संभावना होगी वो भी आपकी तैयार होगी। दूसरी बात दोस्तों कि आपका कोई पुराना टॉपिक होगा वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 फ़ायदे इसमें मिल रहे हैं। तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है समय तो थोड़ा लगेगा ही, तो इसके बिल्कुल भी चिंता न करिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको खुद महसूस होगा कि आपने इस वीडियो को देख करके कितना बेनिफिट पाया है। तो यूपी पीसीएस के जो आपका टेस्ट सीरीज़ है ये जो है इसके साथ जो व्याख्या होगी वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो इस विश्वास को बनाए रखें और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। देखिए यहाँ तक देखिए 100 प्रश्न हमने हल कर चुके थे और रिवीजन के तौर पे आप कमेंट बॉक्स में इस 100वें प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं कि एक जनपद 2 उत्पाद योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्योंकि कल तक मैंने यहाँ तक करवा दिया था। आज बचे हुए 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे और देखेंगे कि जो है किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए 101वां प्रश्न आपके सामने है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जिहाद का प्रचार किसने किया था। ऑप्शंस हैं, पहला है मौलवी अहमदुल्ला शाह, दूसरा है मौलवी एहसानुल्लाह, तीसरा है मौलवी बरकत अली या मौलवी कुदरत अली। दोस्तों सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह था ये 1857 के विद्रोह में जो है कहाँ पर नेतृत्व किया था, इसने फैज़ाबाद में किया था, फैज़ाबाद में और शाहजहाँपुर में। ठीक है, यहाँ पर इसने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था और इसी ने जिहाद का प्रचार किया था। इसका एक स्टेटमेंट है कि सारे लोग अंग्रेज़ काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। तो ये इसका स्टेटमेंट है और इसकी गतिविधियों से अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे और इसे पकड़ने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया था। ठीक है, ये पॉइंट है। एक पॉइंट ये कि अगर इसके बारे में थोड़ा जानकारी लें तो ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये जो है मद्रास का रहने वाला था जो फैज़ाबाद में और आपके शाहजहाँपुर में आकर के विद्रोह किया था। और इसकी डेथ कब हुई थी, देखिए 5 जून 1858 को रुहेलखंड में पोवाया नामक स्थान पर इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो ये एक पॉइंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए हंटर रिपोर्ट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट। तो दोस्तों ये देखिए हंटर रिपोर्ट, देखिए अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड आ रहा है, हंटर रिपोर्ट आ रहा है, देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको डेट नहीं भी याद है और कहानी पता है फिर भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या था, जब रोलेट एक्ट आया 1919 में, ठीक है, कब आया 1919 में रोलेट एक्ट आया और इसी के विरोध में दोस्तों इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे उनकी जब इसका विरोध कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग मीटिंग में मतलब कि इकट्ठा हुए थे
और वहाँ पर जलियांवाला बाग कांड हो गया था तो 13 अप्रैल 1919 को, और ये रूलेट एक्ट बना था, मार्च में बना था और अप्रैल में ये घटना घट जाती। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और दोस्तों मतलब 4 के बाद 3, ठीक है। अब हंटर रिपोर्ट क्या है दोस्तों, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, इसी की जांच के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसको हंटर रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों। अब होम रूल लीग आंदोलन, आपको इसको अलग से जानकारी होगी कि ये कब हुआ था। तो देखिए ये जो है 1916 के आसपास, मतलब 1916 में 2 होम रूल लीग आंदोलन हुए थे। एक तो एनी बेसेंट ने और दूसरा तिलक जी ने शुरू किया था। तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है, पूना के बेलगांव में। और तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों दोनों ही होम रूल लीग, चाहे तिलक की हो चाहे एनी बेसेंट की हो, दोनों कब आया था 1916 में, ठीक है। अब देखिए अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट पता है होम रूल लीग 1916 में आया, तब भी आप इनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो कालक्रम के अनुसार आप सजाएंगे तो सबसे पहले ये होम रूल लीग आंदोलन है। तो देखिए 2 जो है 3 ऑप्शन में दिया हुआ, चलिए ये डी में नहीं दिया तो डी काट दीजिए, ये तो होगा नहीं। अब देखिए 2 के बाद क्या चीज़ें हैं, तो 2 के बाद देखिए 4 है, 3 है, फिर 1 है। तो 4 है रूलेट एक्ट, मार्च 1919 में हुआ था, ठीक है। और तो 4 देखिए 2 के बाद 4 किस में दिया है, ए में दिया, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। 2 के बाद 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है। और अगर आपको डेट नहीं पता है, मान लीजिए 1919 में है, तो अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है, जैसे रूलेट एक्ट हुआ, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पर हत्याकांड हो गया और फिर इसी की जांच के लिए हंटर रिपोर्ट बनी थी। दोस्तों ये तो हो गया इस प्रश्न की बात, ये तो हो गई इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो आपको इस प्रश्न का केवल उत्तर मिला। अब इसके डायमेंशंस को देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या कुछ फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये जो हमारा हंटर कमीशन था, ठीक है, ये जो है जॉर्ज हंटर की अध्यक्षता में स्थापित एक समिति थी, ठीक है, जॉर्ज हंटर की अध्यक्षता में। और अंग्रेज़ सदस्य जो थे वो तो थे ही, उसके अलावा कुछ भारतीय सदस्य भी थे। उनमें कौन कौन सा था, उसका नाम जो है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसमें चिमन लाल सीतलवाड़ थे और शाह बजाजी, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। तो चिमन लाल सीतलवाड़, शाह बजाजी, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे, ठीक है। और इसी रिपोर्ट को, ये जो समिति बनी थी, ठीक है, उसने जो रिपोर्ट सौंपी उसको हंटर रिपोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी हमने भारतीयों के नाम बताए वो बहुत बार पूछा जाता है। तो एक प्रश्न के साथ आपका दूसरा प्रश्न भी तैयार होगा। साथ में आपको जो है होम रूल लीग आंदोलन के बारे में भी पता चल गया कि आपके सबसे पहले शुरू किसने किया था। तो आपने देखा कि अभी तिलक ने शुरू किया था, ठीक है। फिर एनी बेसेंट ने भी उसके लगभग 5 महीने बाद जो है शुरू किया, ठीक है। तो ये बातें हैं। तिलक ने कहाँ शुरू किया गया था, 1916 में बेलगांव में किया था, अप्रैल में किया था। और एनी बेसेंट ने 1916 में जो है सितंबर में शुरू किया था। तो ये है दोस्तों इसकी बातें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8 मिनट हो गए हैं, लेकिन जो आपको फैक्ट अभी मैंने दिया है, ठीक है, उसमें एक भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आराम से इसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, 1-2 घंटे इधर उधर में बीत ही जाते हैं। चाहे टिकटॉक वीडियो देखिए, चाहे इंस्टाग्राम देखिए, ठीक है, टाइम तो बीत ही जाते हैं बैठे बैठे बातचीत करते। तो इसको देख लेंगे तो आपका इसमें फ़ायदा ही है। तो ये मत सोचिए कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, एकदम मन बना करके बैठिए तो समय का पता ही नहीं चलेगा। इतना मस्त यहाँ पे मज़ेदार कहानियाँ चल रही हैं। देखिए हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। प्रश्न है हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस है महादेव देसाई, बी है घनश्याम दास बिड़ला, सी है BR अम्बेडकर या डी अमृतलाल ठक्कर। दोस्तों सही उत्तर क्या है,
घनश्याम दास बिड़ला। तो जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। और इसके बैकग्राउंड को देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने अछूतों के उत्थान के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था। ये अस्पृश्यता को, यानी जो छुआछूत थी, उसको मानवता के लिए अपराध मानते थे। सर्वप्रथम इन्हें हरिजन जी का नाम दिया गया। इनके कल्याण के लिए 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। ठीक है। और 1933 में हरिजन सेवक संघ नाम पड़ गया इसका। तो जो गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, उसी का नाम बदल करके 1933 में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन भी निकाली। किसने? गांधी जी ने। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये थे घनश्याम दास बिड़ला। तो पूछा संस्थापक अध्यक्ष, तो स्थापना किसने की थी? तो मुख्य इसमें स्थापित करने वाले थे महात्मा गांधी। ठीक है। लेकिन संस्थापक अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो घनश्याम दास बिड़ला जी ने की थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। कूट दिए गए हैं और कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए, बाबा रामचंद्र है, स्वामी सहजानंद है, वल्लभ भाई पटेल हैं और NG रंगा हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अनुसार इनको जो हाजीपुर, फैज़ाबाद, बारदौली और गुंटूर, तो कहाँ पर जो है कौन सा कार्यक्रम था, ठीक है, और किससे कौन जुड़ा था, इस चीज़ को हमें समझना है। देखिए, जो बाबा रामचंद्र थे ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे और इन्होंने एक सन्यासी के रूप में रामचरितमानस का पाठ करके किसानों में गौरव की भावना को जागृत किया। ठीक है, कि अपने धर्म को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने राष्ट्र को पहचानो। इससे जो हीनता की भावना का प्रसार अंग्रेजों ने किया था भारतीयों के मन मस्तिष्क में, उसको ख़त्म किया और जो किसान थे वो जागरूक हुए। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया। 1929 में, तो देखिए, अवध किसान सभा का गठन कौन कर रहा है? आपके बाबा रामचंद्र कर रहे हैं। बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए, स्वामी सहजानंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। इनको आप बिहार से मिलान कर दीजिए। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बारदौली सत्याग्रह से जुड़े हैं, तो ये C को 3 से मिला दीजिए। ठीक है, आगे आइए। ये बाबा रामचंद्र ने, हमने कहा कि ये अवध किसान की बात आई थी। देखिए, फैज़ाबाद में ब्रैकेट में अवध लिखा है, तो इससे इसको आप मिला दीजिए। उसके NG रंगा हैं, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश से मिल जाएंगे। NG रंगा के बारे में दोस्तों, 1928 में NG रंगा ने आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना की थी। ठीक है। और जो बारदौली सत्याग्रह की बात की, ये कब हुई थी? 1928 में हुई थी और लगान न देने के कारण आंदोलन ये चलाया गया था। और मेहता बंधुओं ने कालांतर में उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दे दिया। तो शुरुआत में कुछ मेहता बंधु थे, उन्होंने चलाया था, लेकिन कालांतर में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही बारदौली सत्याग्रह जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसका मिलान आसानी से हो गया। अब देखिए इसके क्या मतलब कि वो हैं, कूट हैं। आप कूट को स्वयं से चाहें तो मिला लें। देखिए, A को 2 से मिलाना और B को 1 से। देखिए किसमें है? A को 2 से, B को 1 से पहले में ही मिला है और किसी में मिला नहीं, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 105वां प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो कोई वायसराय है जिसको भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? तो दोस्तों ये है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर C सही है।
भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है लॉर्ड कर्जन को। देखिए 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन था, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ था, कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। याद कीजिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कई बार जो है अभी तक एक्सप्लेनेशन में आ चुका है ये बात। तो पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था वो दिन, ठीक है, जब बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। घरों में चूल्हा तक नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। एक दूसरों के हाथ पे राखियाँ बांधी, गंगा में डुबकी लगाई, तमाम चीज़ें हुई। और इसका संदेश देने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते, ये संदेश दे रहे थे, एकता का परिचय दे रहे थे। जबकि अंग्रेज़ों ने इस राज्य के बंटवारे का फैसला प्रशासनिक कारणों से नहीं किया, बल्कि राजनीतिक कारण से किया था। ये चीज़ें आपको पता है। राजनीतिक कारण क्या थे? जो जनसंख्या वाला मैटर था, जो आपका आज का जो वो है बांग्लादेश है, वही पूर्वी पाकिस्तान शुरू में बना था। उसके पहले जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था। तो असम और पहले वो सब एक ही प्रांत था, तो बिहार का भी कुछ प्रांत उसमें जुड़ा था। आपका पश्चिम बंगाल तो पूरा था, लेकिन हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर उसको बांटा गया था। लेकिन हवाला दिया था कि प्रशासनिक कारण से बांटा जा रहा है। अब एक पॉइंट और था कि जो बंगाल था वो भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। आप देखेंगे जब आप राष्ट्रीय आंदोलन अगर आप पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आप पाएंगे जितने सारे पत्र पत्रिकाएं छपते थे ज़्यादातर बंगाल से, जितने बुद्धिजीवी उभर रहे थे बंगाल से, चाहे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे अरविंद घोष हों, ज़्यादातर चीज़ें बंगाल से ही सृजित हो रही थी। अमृत बाजार पत्रिका था, सब कुछ बंगाल से हो रहा था, ठीक है। तो कर्जन ने क्योंकि जो है ऐसा काम कर दिया था बंगाल विभाजन करके कि हमारे जो भारतीय थे वो जो है उनको एक उत्प्रेरक मिल गया, वो उनके अंदर एक क्रोध आ गया कि ठीक है, तो वो जो है इसीलिए लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगला देखिए, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? तो चतुर्मुखी कार्यक्रम किसने दिया, जिसमें कि बहिष्कार भी था, स्वदेशी था, स्वराज था और राष्ट्रीय शिक्षा भी थी? अब देखिए इसको पढ़िए। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या अरविंद घोष? तो दोस्तों ये जो चतुर्मुखी कार्यक्रम है, इसके नाम से ही, बहिष्कार से, स्वदेशी से, स्वराज से, आदि चीज़ों से ही पता चल रहा है कि ये बंगाल विभाजन के समय की बातें हैं। बंगाल विभाजन के बाद ही जो है स्वदेशी के नारे लगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उनकी होली जलाई गई, ये चीज़ें भी हुई। स्वराज की नारा दिया गया, ये सभी इसके जन्मदाता थे अरविंद घोष, ठीक है। तो अरविंद घोष, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है इस टाइप का, जिसमें अरविंद घोष को स्वदेशी और स्वराज से जोड़ा गया है, ठीक है, बहिष्कार से जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा भी इसमें एक चीज़ थी। देखिए चतुर्मुखी कार्यक्रम था, तो अरविंद घोष सबसे पहले, अरविंद घोष ने, और बाद में बीसी पाल ने बहिष्कार से कहीं अधिक विस्तृत संकल्पना वाली शब्दावली का प्रयोग किया था, और वह थी चतुर्मुखी शांतिपूर्ण सहयोग, अर्थात ब्रिटिश सरकार की नीतियों से आर्थिक, शैक्षिक, न्यायिक और प्रशासनिक इन चारों स्तरों पर शांतिपूर्ण असहयोग करना, ठीक है। आगे चलकर इस संकल्पना में धार्मिक स्वर भी आ गया था, तो ये एक प्लस है इसके मामले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो ये है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो शायद इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1906 में हुआ था। अब देखिए 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब की अध्यक्षता में, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से घोषित किया गया था। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ढाका का नवाब था उस समय, वो कौन था?
वो था सलीमुल्लाह खान। ठीक है, तो सलीमुल्लाह खान जो था वो ढाका का नवाब था और 30 दिसंबर 1906 को जो है उस अधिवेशन को सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में जो है भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिव वर्मा या राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऑप्शन दोस्तों सही क्या है इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल। अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सोशलिस्ट शब्द बाद में जुड़ा था, भी मैं बताता हूँ पूरी कहानी। ठीक है, काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी हुई, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल भी सम्मिलित थे। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जब 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है, तो इसमें जो है भगत सिंह थे, राजगुरु थे, बटुकेश्वर दत्त थे, शिव वर्मा थे। लेकिन चूँकि राम प्रसाद बिस्मिल को पहले ही जो है काकोरी कांड में ही इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, इनको सज़ा हो गई थी, तो ये इसमें शामिल नहीं हो सके थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसके पहले थी जिसने काकोरी कांड किया था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये काकोरी कांड के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था, जिसमें भगत सिंह और शिव वर्मा आदि लोग शामिल थे। बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे, शिव वर्मा भी शामिल थे, राजगुरु भी थे, भगत सिंह भी थे। तो ये लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल नहीं थे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था दोस्तों? देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये भारतीय नेताओं से जो है अनऑफिशियल बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, तो 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कई बार ये बात पूछा जाता है, ये घुमा फिरा कर कई स्टेटमेंट में क्रम लगाने को दे देता है। एक बार क्रम, मैं इसी टेस्ट सीरीज में क्रम लगाने को आया था, जिसमें आपको ये जानकारी होनी थी कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 29 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, तो ये 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन कौन शामिल था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। कई बार इनके सदस्यों का नाम भी पूछा जाता है इस स्टेटमेंट में दे करके। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी यही चीज़ पूछा गया है। तो देखिए कौन इसका सदस्य नहीं था, तो देखिए हमने जैसा कि बताया सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। तो ये तीनों तो इसके सदस्य थे। कौन नहीं था? ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ करके समझ करके चीज़ों को आत्मसात करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, और आपके जो है रिवीजन भी अच्छी होगी और आपकी पकड़ भी मजबूत बनेगी। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए, मज़ा आता है कि नहीं इसमें? कहीं बोरियत तो आपको महसूस नहीं हो रही? क्योंकि मैं तो लगातार मस्त होकर के इन चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे जब पुरानी बातें, पुरानी जो भी इसकी हिस्ट्री याद आती है तो बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो आनंद लेते रहिए और प्रश्न को प्रश्न मत समझिए, प्रश्न को ये समझिए कि आपको कोई कहानी पूछ रहा है। ठीक है, और इसको कहानी की तरह से याद कीजिए, तब आपको ज़्यादा इसमें एंजॉय मिलेगा। अगला देखिए, 110वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के पहले INA का सेनाध्यक्ष कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के पहले INA का सेनाध्यक्ष कौन था? देखिए ऑप्शंस हैं, ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, मेजर फुजीहरा या कैप्टन सूरजमल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह। अब देखिए दोस्तों,
INA, ठीक है। INA क्या था? देखिए, आज़ाद हिंद सेना, ठीक है। INA आज़ाद हिंद सेना के गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज जिसे कहते हैं, कई लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नहीं, ये की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था वो भी याद रखिए। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई थी। तो राजनीतिक दल था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था? राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन जो आज़ाद हिंद फौज था उसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। और इसके बारे में बात करें तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है, अंग्रेज़ों की भारतीय सेना में एक अफसर थे कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आज़ाद हिंद फौज की कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी 1943 में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। सुभाष चंद्र बोस INA के सर्वोच्च सेनापति बने। इस सेना का एक बहुत रोचक पक्ष यह था कि इसमें स्त्रियां भी सम्मिलित हो गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, कभी स्टेटमेंट में आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज में स्त्रियां थीं, तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। इसको गठन करने वाला कौन था, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 स्टेटमेंट दे दिए कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें महिलाओं का कोई स्थान नहीं था, तो फिर दे देगा कि आप इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, इस टाइप के बन सकते हैं। तो ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा, क्योंकि गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, और महिलाओं का भी इसमें जो है रोल था, इसलिए ये बातें हैं। तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं और मैं इसकी व्याख्या करता हूं दोस्तों, तो आप अपने मन में ये बातें सोचा करिए कि और क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन आसानी से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 110 प्रश्न होंगे, 111वां प्रश्न आपके सामने है। मुगल काल से है, ये मतलब मध्यकालीन इतिहास से है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें जो कथन है, पहला है कि औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। दूसरा है औरंगजेब की मराठा नीति। तीसरा, औरंगजेब की दक्षिण भारत अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। तो दोस्तों ये बात तो सच है कि औरंगजेब का जो है, जो भी मुग़ल सम्राट के पतन के बारे में जो बातें हैं वो नादिर शाह के आक्रमण से तो नहीं थी। तो पहला तो गलत है। दूसरा, इसकी मराठा नीति थी और दक्षिण भारत पर अभियान की लालसा भी थी। हालांकि उस पर वो विजयी भी नहीं हो पाया, और लेकिन इस कारण नुकसान ये हुआ कि उत्तर भारत में भी उसके काफ़ी चीज़ें कमज़ोर पड़ गईं। जो प्रशासनिक पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। दक्षिण अभियान जब ये करता था तो जो है, जब अभियान करता था तो काफ़ी धन जन की काफ़ी हानि होती थी, और इस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे पाता था, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था। औरंगजेब मराठों को सही से न ही अपना विश्वास पात्र बना पाया था और न ही दुश्मन, जिस कारण उसे मराठों की छापामार युद्ध नीति का सामना करना पड़ा। ठीक है, छापामार युद्ध होता था तो इससे नुकसान होता था। मराठे मुग़लों को दक्षिण में हराने में कामयाब थे। ठीक है, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना, ये भी एक कारण था। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण करके मुग़ल साम्राज्य में खूब लूटपाट की। तो लूटपाट केवल की थी 1739 में नादिर शाह ने। ठीक है, लेकिन नादिर शाह के लूटपाट करने से जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन नहीं हुआ था। मुख्य कारण ये था कि इसने दक्षिण में ज़्यादा ध्यान दिया,
ठीक है, मराठों पर, और दक्षिण अभियान के कारण उत्तर अपने भाग पर ध्यान नहीं दे पाया, यही मुख्य कारण था। तो स्टेटमेंट देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बार बार गलत कैसे जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में औरंगजेब ने स्वराज्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? राजपूतों द्वारा स्थापित राज्य के लिए, बी मराठों द्वारा स्थापित राज्य के लिए, सी मुगल सेना द्वारा जीते गए दक्षिणी राज्य के लिए, या खानजादों द्वारा विजित क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों इसका देखिए सही उत्तर क्या है। स्वराज्य शब्द का किसके लिए प्रयोग किया था अंग्रेजों ने? स्वराज्य, ये किया था मराठों द्वारा स्थापित राज्यों के लिए। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, औरंगजेब ने मराठों द्वारा स्थापित जो राज्य थे उसके लिए स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था, और सर्वप्रथम इस शब्द को मराठा इतिहासकारों ने शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य के लिए प्रयुक्त किया था। तो दोस्तों ये बात ध्यान देना, सबसे पहले ये जो शब्द है स्वराज्य, ये किसने प्रयोग किया था? तो मराठा इतिहासकारों ने किया था। किसके संदर्भ में? शिवाजी द्वारा स्थापित राज्यों के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया था, स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 फैक्ट आपको मिल गए, एक तो ये प्रश्न में, दूसरा शिवाजी वाला मैटर आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113वां प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है। ब्रिटिशों द्वारा आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सबसे पहले आप नीचे वाले कथन को ये पढ़ लीजिए। उपयुक्त कथनों में बताना क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है, जो सही नहीं वो बताना है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिशों द्वारा भारत में 1858 ईस्वी के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया था। तो ये बात सही है दोस्तों। ठीक है, और 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिशों ने जातिवाद सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा दिया था। ये भी बात सही है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सभी लोग एक साथ लड़े थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और 1858 के बाद ही जो है इन्होंने भारतीयों को आपस में लड़ाने के लिए और अपने राज्य को मजबूत करने के लिए ऐसा कदम उठाया था। तो पूछा कौन से कथन सही नहीं है, तो दोनों कथन सही है, कोई ऐसा नहीं है जो सही नहीं है। तो ना तो 1 ना ही 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निष्पादन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो औपनिवेशिक काल में अधोगामी निष्पादन सिद्धांत का संबंध शिक्षा से था दोस्तों। तो इसमें देखिए रेलवे, भू राजस्व, शिक्षा और न्याय प्रणाली ऑप्शन में दिया है, तो शिक्षा से था। देखिए, औपनिवेशिक काल में शिक्षा पर जो खर्च की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने तथा कथित अधोगामी निष्पादन या नीचे की ओर छन जाने के सिद्धांत का सहारा लिया। चूँकि शिक्षा के मद में दी गई धनराशि के द्वारा मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षित किया जा सकता था, उच्च और मध्यम वर्ग के थोड़े से लोगों से आशा की जाती थी कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों का विचार करने का कार्य अपने ऊपर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है अधोगामी निष्पादन सिद्धांत, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है आप छन करके जैसे नीचे आती है, तो जो निचले तबके के तो उनको बहुत कम मिलती है। तो धनराशि भी उसी तरह से इन्होंने कहा कि जो धनराशि है वो छन जाने के कारण नीचे आते आते बहुत कम बचती है, इसलिए निचले वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। ये एक बहाना था। असलियत ये थी कि पर्याप्त धन और पर्याप्त एक अच्छे सिस्टम की शिक्षा व्यवस्था सिस्टम की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक भारत के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था?
ए है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए। तो दोस्तों ये था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट ने विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने और देश में आधुनिक विचारों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत शामिल किया था। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया, किंतु 1823 ईस्वी तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए कोई रकम नहीं दी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 प्रश्न हो गए हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 116वां। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था की गई। दूसरा है भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में थानों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये बात दोस्तों सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, तो ये दोस्तों सही है, कॉर्नवालिस के समय पुलिस व्यवस्था। ठीक है, तो याद रखिए। अब वही चीज़ें यहाँ पे स्टेटमेंट में आ रही हैं कि किस गवर्नर या किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के कार्यकाल में क्या काम हुआ था, उसको स्टेटमेंट के रूप में दे दिया है। बाकी चीज़ें सेम हैं, जैसे कि पुलिस व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्तंभ था। इसका सृजन करने वाला कौन था? कॉर्नवालिस था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना किया था। कॉर्नवालिस ने ही थानों की व्यवस्था की थी दोस्तों, और हर थाने का प्रधान दारोगा होता था जो भारतीय होता था। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी थानेदार होता था वो दारोगा होता था। तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही थानों की व्यवस्था देने का श्रेय दिया गया। तो कथन 2 सही जबकि कथन 1 सही नहीं है। तो इसमें देखिए कहा कौन सा कथन सही नहीं, तो पहला वाला सही नहीं है, इसलिए केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में महिलाओं की सामाजिक दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं ये बताना है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। बाल विवाह का प्रचलन संपूर्ण भारत में था, तो भाई संपूर्ण भारत में तो नहीं था। दूसरा, सती प्रथा का बाल विवाह तो संपूर्ण भारत में था, तभी तो राजा राम मोहन राय वगैरह ने जो है समाज सुधार किया था, तो ये तो सही है। अगला है सती प्रथा सामान्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी, तो ये भी बात सही है। उत्तर भारत में सती प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी, दक्षिण भारत में भी थी लेकिन बहुत कम थी, तो सामान्यतः दक्षिण भारत में नहीं थी सती प्रथा। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में 18वीं सदी को अगर देखेंगे तो पता चलेगा बाल विवाह पूरे देश में प्रचलित थी। लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लड़कियों को बहुत कम ही शिक्षा मिल पाती थी, और हालांकि ऊंची जातियों की कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी होती थीं, वो अपवाद है। ठीक है, लेकिन जाति प्रथा के अलावा 18वीं सदी के भारत की 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ थी। एक सती प्रथा थी और विधवाओं की खराब अवस्था थी। सती प्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो मराठों ने इसका बढ़ावा भी नहीं दिया, तो जो राजपूताना थे आपके बंगाली थे, और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में था, राजस्थान वगैरह में रणथंभौर और आपका जो एमपी था, और उसके बाद फिर उत्तर भारत और आपका बंगाल, यहाँ पर सती प्रथा प्रचलित थी। तो दक्षिण भारत में नहीं थी, ये बात सही है। और बाल विवाह का प्रचलन तो पूरे भारत में था ही। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें तो दोनों कथन सही निकल गए। तो 1 2 दोनों नहीं, तो डी ऑप्शन देखिए, ना तो 1 ना ही 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
118वां प्रश्न देखते हैं। मराठा स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सरदेशमुखी मुख्यतः मराठा शासित राज्यों से वसूला जाने वाला भू राजस्व था। तो ये तो कथन सत्य लग रहा है मुझे, और शिवाजी के समय में ये चीज़ें थीं। चौथ, मराठा आक्रमणकारियों से बचने के बदले में वसूला जाने वाला एक शुल्क था। अब देखिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, जो सरदेशमुखी चौथ पर लगने वाला एकत्रित कर था, इसकी राशि थी 1/10। यह सामान्यतः चौथ मुगल सत्ता के प्रति निष्ठा रखने वाले राज्यों से मराठा जो है आक्रमण न करने के बदले वसूला करने वाला कर था। तो सरदेशमुखी जो है देखिए दोस्तों, दरअसल ये जो थोड़ा सा विवादित इसमें है, चौथ और सरदेशमुखी को हम समझाते हैं। चौथ 1/4 था, और चौथ के बारे में इतिहासकार भी एक मत नहीं है। रानाडे ने कहा है कि चौथ एक सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के एवज में वसूल लिया जाता था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चौथ मराठा आक्रमणकारियों से बचने के बदले वसूला जाने वाला शुल्क था। तो ये बात सही नहीं है। मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए नहीं, बल्कि किसी तीसरी शक्ति अगर आक्रमण करती है पड़ोसी राज्य पर, तो उसके लिए ये लोग 1/4 कर देते थे। ठीक है, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। हालांकि ये बात सही है कि आक्रमणकारियों से बचने के लिए लिया जाता था, सुरक्षा देने के लिए लिया जाता था, न कि आक्रमण न करने के लिए। ठीक है, तो मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए नहीं लिया जाता था। और सरदेसाई इन्होंने कहा है कि सरदेसाई के अनुसार ये विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाता था। वहीं यदुनाथ सरकार ने कहा है कि ये मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर था। तो यदुनाथ की अगर बात माने, यदुनाथ सरकार के नज़रिए से देखें तो ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चौथ विजित क्षेत्रों के उपज के 1/4 भाग के रूप में लिया जाता था। तो यदुनाथ सरकार क्या कह रहे हैं कि ये मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर था, जबकि रानाडे कहते हैं कि ये सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के एवज में वसूला जाता था। तो जो रानाडे वाला स्टेटमेंट है दोस्तों, ये ज़्यादा मान्य है। ठीक है, तो रानाडे के साथ आप जाएंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन यदुनाथ सरकार के साथ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा विवादित है, ये विवादित है। सरदेशमुखी के बारे में, ये जो है आय या उपज का 1/10वां हिस्सा होता था, यानी 10% होता था, जो अतिरिक्त कर में होता था। ठीक है, शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख यानी जो मुखिया होते थे, प्रधान होते थे, उसके नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार है। ठीक है, जो तो मुखिया होते थे वो अपने राज्यों में जो है सरदेशमुखी लेते थे। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं, सरदेशमुखी मुख्यतः मराठा शासित राज्यों से वसूला जाता भू राजस्व। तो भू राजस्व नहीं था ये तो मुखिया जो है अपना लेता था, मुखिया का कर था। ठीक है, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए लेता था, तो कोई राजस्व कर था ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब कहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन 1 भी सही नहीं है, कथन 2 भी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, चौथ मराठा आक्रमणकारियों से बचने के लिए, अगर आप यदुनाथ सरकार के स्टेटमेंट को याद रखेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर दूसरा स्टेटमेंट आप सही करके देखेंगे, उस कंडीशन में केवल एक ऑप्शन होगा कि केवल पहला गलत है। ठीक है, लेकिन अगर यदुनाथ सरकार की बात नहीं मानेंगे, रानाडे की बात मानेंगे, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चूँकि प्रश्न आया है तो ये आप अपने विवेकानुसार इसको करिए। वैसे मेरा मानना है कि क्योंकि ये स्टेटमेंट हूबहू वैसे लिखा है जैसा कि यदुनाथ सरकार ने लिखा है,
कि यह मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाने वाला कर था। तो इसलिए दोस्तों ये दूसरे स्टेटमेंट को आप सही मान के हल करिए। तो इसको अगर आप सही मानेंगे, और पहला तो गलत हो ही गया, तो इसलिए कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 119वां, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से सही नहीं है। पहला, रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया। दूसरा, 19वीं शताब्दी में सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अंग्रेजों के संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया। दोस्तों बात आई है रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह के काल में क्या चीज़ें चल रही थी उस पर ज़रा हम नज़र दौड़ा लें, फिर स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं। रणजीत सिंह धर्म के मामले में सहनशील और उदारवादी थे। वो न केवल सिख धर्म बल्कि मुसलमान संतों का भी आदर सम्मान करते थे और संरक्षण करते थे। धर्मपरायण सिख होते हुए भी, बहुत धार्मिक होते हुए भी, यह कहा जाता है कि वे अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फ़कीरों की पैर की धूल अपनी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ते थे। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। जब 1809 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेज़ों के अतिक्रमण से बचा लिया, किंतु वह विदेशी खतरे को टाल नहीं सके तथा उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर वो बातें हमने कर ली। तो पहला है कि रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया, तो ये दोस्तों सही नहीं है। पूर्णतः सिख राज्य में नहीं किया था, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये धर्मपरायण होते हुए भी मुस्लिम जो भी फ़कीर थे उनका बहुत सम्मान करते थे, उनके पैर की धूल को अपनी दाढ़ी से झाड़ देते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अंग्रेज़ों द्वारा संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया। ऐसी स्थिति नहीं थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। 1809 ईस्वी में जो सतलज नदी पार करने पर इन्होंने मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उन्होंने चुप्पी साध ली थी। ठीक है, इन्होंने कोई विद्रोध नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि हार जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो है आगे चल करके हालांकि वो हारना ही पड़ा। इनके जो आने वाले जो नस्लें थी, जो पीढ़ियाँ थी इनकी, उनके ऊपर वो संकट के बादल मंडराने लगे, क्योंकि कमज़ोर हो चुके थे। तो देखिए दोनों कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 119 हो गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको कर लेंगे। ओह यही तो है, इसमें हम 129 तक देख लेंगे, फिर बचेगा कुछ। अगला है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक के दौरान घोषित उद्देश्यों में किसका उल्लेख नहीं था। 204 इसमें ऑप्शंस हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी उद्देश्य थे, पहले हम उद्देश्यों को पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष का अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस के चरित्र, उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र की ओर स्पष्ट केंद्रित था। अध्यक्ष ने उद्देश्यों को बताया था। तो उद्देश्य क्या क्या थे देखिए। पहला, देश के लोगों के मध्य मित्रता करना,
आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य था। दूसरा, प्रजातीय धर्म मत और प्रांतों के प्रति पैदा हुए सभी विद्वेषों को दूर करना, राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को संगठित करना और जनहित में उठाए जाने वाले कदम का निर्धारण करना। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने देखा मेल मिलाप को बढ़ावा देने की बात आई थी, मित्रता की बात आई है, और ये जो है ये वाला जो स्टेटमेंट है सभी विद्वेषों को दूर करने की बात आई थी। ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चरित्र को उजागर करना, ये कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था, इसमें मतलब कि उल्लेखित नहीं था ये उद्देश्यों में। राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को संगठित करना, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121वां, भारतीय इतिहास में ऑपरेशन पोलो का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? ऑपरेशन पोलो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के जो कीवर्ड्स आते हैं इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? पहला, भारत छोड़ो आंदोलन का दमन, दूसरा, हैदराबाद का विलय, तीसरा, रॉयल नेवी का विद्रोह, या डी, जॉन सैंडर्स की हत्या। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद का विलय, ऑप्शन नंबर बी। भारत विभाजन के पश्चात देशी राज्यों को भारत में मिलाने हेतु प्रयास शुरू किए गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसके बाद भारत सरकार ने पुलिस कार्यवाही के जरिए हैदराबाद को भारत में मिलाने का प्रयास शुरू किया, जिसका उद्देश्य रियासत के भीतर शांति स्थापित कराना था। इस कार्रवाई को कोड नेम ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अपनी 4 स्तंभ राज्य अवधारणाओं के लिए जाना जाता है? श्रीपद डांगे, भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये है राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अपनी 4 स्तंभ राज्य अवधारणा के लिए जाना जाता है? तो यह है राम मनोहर लोहिया। लोहिया आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं और भारतीय प्रशासन की समस्याओं का समाधान करने के लिए वह 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा देते हैं जो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार 4 स्तंभ राज्य के 4 अंगों का गठन करता है। वे संप्रभु शक्तियों के साथ साथ गांव, जिला, प्रांत और केंद्र हैं। संप्रभु शक्तियों के साथ गांव हो, जिला हो, प्रांत हो और केंद्र। तो ये 4 स्तंभ हो गए आपके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं जिन्होंने 4 स्तंभ की अवधारणा दी। अगला देखिए कि निम्नलिखित में देखिए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नेहरू रिपोर्ट है, पूर्ण स्वराज है और पूर्ण स्वराज दिवस है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है और गांधी इरविन समझौता है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर बात करें नेहरू रिपोर्ट की तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा अगस्त 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक है, भारतीयों द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने का यह पहला बड़ा प्रयास था। हालांकि बाद में इस पर जो मुस्लिम लीग वगैरह ने काफ़ी विरोध कर दिया था तो इससे कुछ हो नहीं पाया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट यही थी 1928 में। पूर्ण स्वराज की बात करें तो
पूर्ण स्वराज जो है, पूर्ण स्वराज दिवस की जो बातें कर रहे हैं, ये जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और क्यों घोषित किया गया इस दिन को? क्योंकि जब रावी नदी के किनारे जो 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को जब जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर अपना तिरंगा झंडा फहराया, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 26 जनवरी को देश को आज़ाद कराएंगे। और हालांकि 26 जनवरी को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उसको जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। जबकि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय। पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1930 में हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और इस गांधी इरविन समझौते के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी भाग लेने गए थे। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो पहले में तो गांधी जी गए नहीं थे, दूसरे में उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी की बहुत सारी मांगें थी, जिसको जो है इरविन की भी कुछ मांगें थी। फिर उसके बाद जो है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए तो वहाँ पर जो है जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जो बातें कही थी गांधी ने, बहुत सारी बातों को उन्होंने नहीं माना। फिर तीसरा जब गोलमेज सम्मेलन हुआ उसका बहिष्कार कर दिया गांधी जी, वहाँ नहीं गए। लेकिन एकमात्र ऐसे नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे। तो छोड़िए अब उन सब कहानियों को, पहले तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपका क्या है कि देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ रही है, पूर्ण स्वराज आपको 1930 में आप मना रहे हैं, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हो रहा है, लेकिन कब? सितंबर में हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इस तरह से क्रम आपका सही है, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये जो कुछ संगठन है और उसके संस्थापक का नाम दिया है, इनसे हमें मिलान करना है। तो देखिए इंडिया हाउस एक संगठन था जिसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो पहला तो देखिए सही है। दूसरा है सुदेव बांधव समिति। सुदेव बांधव समिति के संस्थापक थे अश्विनी कुमार दत्त, ये भी सही है। उसके बाद है मित्र मेला। मित्र मेला में सावरकर बंधुओं का नाम आता है, ये भी सही है। उसके बाद इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी दोस्तों लाला हरदयाल का नाम दिया है, ये गलत है। इंडिया सोसाइटी भीखाजी कामा, ठीक है, भीखाजी कामा इसके संस्थापक थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपने अनुशीलन समिति का नाम सुना होगा, जिसके संस्थापक थे ज्ञानेंद्र बोस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 125वें प्रश्न को देखते हैं। गांधी-दास समझौता संबंधित था। तो गांधी-दास समझौता किससे संबंधित था? हिंदू मुस्लिम एकता से, स्वराज पार्टी से, होम रूल लीग से, या साइमन कमीशन के विरोध से? तो दोस्तों गांधी जो समझौता था, ये दास कौन है? CR दास हैं। ठीक है, तो CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो सीधी सी बात है, इस स्वराज पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी सही है।
1924 में गांधी जी, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक संयुक्त वक्तव्य दिया था जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य बातों में विधान सभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये इतनी बातें थी जो गांधी दास पैक्ट कहलाता है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने किसके निधन पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक तारा डूब गया? इस तरह के प्रश्न दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या महागोविंद रानाडे? तो ये दोस्तों सही का उत्तर है लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। और एक भारतीय लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था और इनके निधन पर गांधी जी का स्टेटमेंट आया था कि भारतीय सौर मंडल का एक तारा डूब गया। तो ये लाला लाजपत राय। ठीक, आगे देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ये लाल बाल पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाल यानी लाला लाजपत राय, ये सभी गर्म दल के नेता थे। लेकिन गांधी जी ने, देखिए, गांधी एक गर्म दल के नेता के निधन पर ये बात कहा कि भारतीय सौर मंडल का एक तारा डूब गया, जबकि गांधी जी उदारवादी नेता थे और गांधी जी को दरअसल उदारवादी और जो भी नरम दल और गरम दल दोनों का मिश्रण गांधी जी के कई कार्यों में देखा जाता है। मेंस का विषय, इस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स में तो इतना ही काफ़ी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन धरसाना नामक सत्याग्रह में शामिल था? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी सही है। धरसाना नामक सत्याग्रह में शामिल थी सरोजिनी नायडू। देखिए, 1930 में गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में नमक कर के विरोध में, ठीक है, अपना जो है दांडी यात्रा शुरू किया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 21 मई को धरसाना साल्ट वर्ष में सरोजिनी नायडू ने लगभग 2500 लोगों के साथ जो उन्होंने मार्च निकाला था उसका नेतृत्व किया था। तो 21 मई को धरसाना साल्ट वर्ष में सरोजिनी नायडू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है, 1939 ईस्वी में प्रांतीय सरकारों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि? पहला, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफा शामिल किया गया था। दूसरा, प्रांतीय सरकार के अधिकारों का हनन किया गया था, या गांधी जी की अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी, और भू राजस्व में अचानक वृद्धि कर दी गई थी। तो दोस्तों 1939 में प्रांतीय सरकारों से कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था। इसका कारण था भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफा शामिल किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही। सॉरी, प्रांतीय सरकार, एक मिनट, ऑप्शन नंबर हाँ, ये है, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफा शामिल किया गया था। यही वजह थी कि प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस ने। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था और वायसराय ने एक तरफा घोषणा करके भारत को इस विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। और इसी वायसराय के इसी निर्णय के विरोध में कांग्रेस
के नेतृत्व ने सभी कांग्रेस सरकारों से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या हो गया यार ये? हाँ, 129वां जलियांवाला बाग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था, तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, तो बात सही है। हंटर कमेटी ने जनरल डायर की कार्रवाई और अन्य सभी प्रकार के दमन को गलत ठहराया। ठीक है, तो ये जो है गलत नहीं ठहराया बल्कि सही ठहराया था। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बताना कौन से सही हैं, तो केवल पहला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, 129 हो गया, 130वें प्रश्न पर चलते हैं। 30 अस्थाई भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अस्थाई भूमि बंदोबस्त की बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा। इसमें ज़मींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। कंपनी के लिए इस व्यवस्था का सबसे प्रमुख फायदा यह था कि यह उसकी एक निश्चित आय सुनिश्चित हो गई थी। ठीक है, तो इस व्यवस्था में कंपनी को प्राप्त होने वाली जो इनकम थी, ठीक है, वो तो निश्चित हो गई, लेकिन ज़मींदारों द्वारा कृषकों से लिया जाने वाला कर निश्चित नहीं था। ज़मींदारों ने अधिकतम कर वसूल करना शुरू कर दिया। यदि किसान लगान देने में समर्थ नहीं थे तो उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये जो है इसकी नेगेटिव पॉइंट था। इस व्यवस्था में ज़मींदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। उसे भूमि बेचने, गिरवी रखने तथा दान में देने का अधिकार प्राप्त था। तो देखिए, भूमि का स्वामी ज़मींदारों को माना जा रहा है, तो ये था अस्थाई बंदोबस्त। अब इसी संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सही हैं या नहीं है। देखिए क्या बताना है, इसमें सही कथन बताना है। ठीक है, अब देखिए, इससे पहला है, इससे कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुनिश्चित हो गई, तो बात सही है। दूसरा, इसमें ज़मींदारों द्वारा कृषकों से लिया जाने वाला कर जो है निश्चित नहीं था, ये भी बात सही है। इसमें ज़मींदारों को भूमि की बिक्री का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो ये बात गलत है। ज़मींदार जो है भूमि की बिक्री कर सकते थे, यानी मतलब ज़मींदार ही जो है गिरवी रख सकते थे, बेच सकते थे, दान में भी दे सकते थे। तो ज़मींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें। तो कौन से कथन सही है दोस्तों? पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, एक और दो। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 131वां, निम्नलिखित कथनों में से किस समाचार पत्र के विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? सोम प्रकाश, बंगाली हिंदू पैट्रियट या बंगवासी? तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था, इसी के खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। दिए गए जो वो हैं बंगाली, बंगवासी और हिंदू पैट्रियाटिक पर लागू नहीं हो पाया था। देखिए क्या कुछ था इसमें। 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? मुंह बंद करने वाला अधिनियम था। लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। लेकिन लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, तो सोम प्रकाश जो कि बंगाली भाषा में थी लागू हो गई। इसमें यह भी कहा गया था जो भी देसी भाषाओं में माना नहीं जाएगा, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए था।
तो और परमिशन लेना चाहिए, और जो भी प्रकाशक के और मुद्रक के नाम हैं वो जो है वहाँ पे छापा जाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसी बातें थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? B.R. शिंदे, T.M. अय्यर, P.T. चेन्नी या B.R. अम्बेडकर? तो B.R. शिंदे भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने समाज से छुआछूत दूर करने और दलित उत्थान के लिए काम किए थे। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में शिंदे साहब ने किया। तो ये B.R. शिंदे साहब ने 1906 में जो है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की। इस मिशन की स्थापना किसने की? B.R. शिंदे ने। आगे बढ़िए। विद्रोह है, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है, बताना है। जैसे कि फ़कीर विद्रोह के बारे में पूछा है, तो फ़कीर विद्रोह देखिए ये बंगाल में शुरू हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मजनूम शाह ने किया था। इस आंदोलन को चिराग अली शाह, देवी चौधरानी तथा भवानी पाठक का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो अगला है पागलपंथी विद्रोह। तो देखिए यहाँ पे टीटू मीर का नाम दिया है। ठीक है। तो ये तो जो है, अच्छा इसमें से पूछा कौन से सुमेलित हैं, तो अभी देखिए चीज़ें आती जाएंगी। पागलपंथी विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीटू मीर ने किया था। ठीक है। इसका संबंध है, और मजनू शाह जो था, मजनूम शाह, ये फ़कीर विद्रोह से संबंधित थे। तो यहाँ पर पहला दूसरा कथन तो गलत हो गया। अगला है देखिए, मतलब जो सुमेलित नहीं है पहला दूसरा, अहोम विद्रोह दिया है। अहोम विद्रोह के लिए गोमधर कुंवर को लगाया है। ठीक है, ये बात सही है। ये अहोम विद्रोह असम में हुआ था, और इसका जो लीडर थे गोमधर कुंवर थे। पाइक विद्रोह जो था, पाइक विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जंग बंधु ने किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब ये भी सुमेलित है। तो तीसरा और चौथा सुमेलित है। देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बच्चों के कार्य करने की अवधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई? पहला है 1881 का कारखाना अधिनियम, दूसरा 1891 का कारखाना अधिनियम, तीसरा है 1991 का कारखाना नियम, या 1922 का कारखाना अधिनियम। देखिए 1922 का जो कारखाना अधिनियम था दोस्तों, इसमें बच्चों के कार्य करने की अवधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई थी, और ये लाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में इसे पारित किया गया था। इसमें 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति दी गई थी। तो ये जो है प्रश्न हो गया 134वां। अब देखिए अगला प्रश्न 135वां है, सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो सूर्यास्त कानून दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या इजारेदारी? तो दोस्तों ये था अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित। 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित तिथि पर सरकार को भू राजस्व अदा करना पड़ता था। यदि निश्चित तिथि के सूर्यास्त होने तक जमींदार भू राजस्व नहीं जमा कर सकता था तो उसकी ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी। यह कानून 1994 में लाया गया। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि सूर्यास्त होने तक अगर जमींदार जो है भू राजस्व नहीं जमा कर सकता था तो उसकी ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी, इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा गया। तो ये था कौन सा अस्थाई बंदोबस्त, लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके बारे में डिटेल में कुछ बातें अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस की थी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इंडियन मुसलमान की रचना किसने की थी? W.W. हंटर ने, फरीद जकारिया ने,
सैयद अहमद बरेलवी ने या सर सैयद अहमद खान ने? तो ये की थी W हंटर ने। ठीक है, इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? W हंटर हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ देखना नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सही हैं। 1857 के विद्रोह में देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारतीय बौद्धिक एवं व्यापारी वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। दूसरा है दक्षिण भारत का अधिकांश भाग विद्रोह के समय शांत था। ठीक, तो देखिए दोनों कथन इसमें सही हैं। जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग था वो तटस्थ था। ठीक है, ये बात लिखी गई है। और दूसरा, दक्षिण भारत का अधिकांश भाग विद्रोह के समय शांत था, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ज़्यादातर आपका उत्तर भारत इसमें दिखाई देगा। मुख्यतः उत्तर भारत में ही सीमित रहा। अवध से लेकर के मेरठ और जो है वाराणसी और कानपुर, झांसी, संबलपुर और ये जो बघाट, ठीक है, ये वाले जो क्षेत्र आते हैं इसमें ज़्यादा इसमें देखा गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन से कथन सही हैं? तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। हालांकि जब बात आती है कि जो प्रतीक चिन्ह था इसका रोटी और कमल, जब वो बांटा गया दोस्तों, तब जो है ये बात इससे इंगित होती है कहीं न कहीं कोई तो बुद्धिजीवी वर्ग रहा होगा जिसने ऐसा प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करके लोगों में जागरूकता लाने का कोशिश किया होगा। लेकिन फ़िलहाल जो माना जाता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो इससे तटस्थ था, ना ही इसके फार में था, ना ही अगेंस्ट में था। तो जो है इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है, पहला स्टेटमेंट, उसको हमने सही मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कंपनी ने शिक्षा पर 1 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया था? तो 1 लाख व्यय का प्रावधान किया था किस अधिनियम के तहत? 1793, 1813, 1833 या 1853 का चार्टर एक्ट? तो 1813 का चार्टर एक्ट था। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यद्यपि उसका चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। ठीक है, और जो शिक्षा की बात आई थी इसमें, एक जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का जो है प्रावधान किया गया था, ये भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, अब देखिए जो भी विद्रोह हैं उनके जो भी टाइम है उससे हमें मिलाना है। पहला देखिए चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह हुआ था कब? 1768 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 से हम मिलाएंगे इसमें। अकाल तथा बढ़े हुए भूमिकर के विरोध में चुआर जात के लोगों ने विद्रोह किया था। दूसरा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, तो ये विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के मध्य के क्षेत्र में केंद्रित था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू नाम के 2 संथालों ने किया था। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56। कोल विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो कोल विद्रोह 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। उसके बाद खोंड विद्रोह 1837 में। तो इस तरह से देखिए पहला का दूसरा और दूसरे का पहला किस में दिया है? पहले का दूसरा और दूसरे का पहला ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा और कहीं ऐसा है नहीं। तो चलिए देखिए हमने कितने प्रश्न देखे? 139 प्रश्न देख लिए हैं। अब देखते हैं ये, इसमें हमारे 10 प्रश्न होंगे लगभग। ये देखिए 150 प्रश्न पूरे हो जाएंगे आज। चलिए देखते हैं 140वां प्रश्न क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो किस देश ने किया है? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, जर्मनी ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने? देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन दक्षिण कोरिया में किया गया। इसका नाम सिनिचियन
बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट है, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा इसका उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किया गया है। यह पावर प्लांट दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी पास्को एनर्जी और ड्यूसन फ्यूल सेल द्वारा संचालित है। इस 4 चरणों की हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 78 मेगावाट है। चूँकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल विद्युत उत्पादन के लिए उच्च ताप दहन प्रणाली का प्रयोग नहीं करती, इसलिए इससे निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और सल्फर के ऑक्साइडों का मात्रा नगण्य है। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो ये सियोल है और यहाँ की मुद्रा है वान। ठीक है, तो ये दक्षिण कोरिया की बात हो गई। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक, तो इसकी स्थापना COP21 सम्मेलन के दौरान भारत व फ्रांस द्वारा की गई थी, तो ये बात दोस्तों सही है। दूसरा है हाल ही में अमेरिका का 101वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए हमारा देखिए 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र COP21 के दौरान 30 नवंबर 2015 में किया था। ठीक है, और सौर ऊर्जा दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका 101वां देश बना है और वर्तमान में यह संगठन 5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों कथन इसके सही हैं। अगला देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 101वां। हाल ही में विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 कंसर्न्ड वाइल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। यह सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। इस सूचकांक में शामिल 5 देश क्रमशः बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोवानिया, ब्राज़ील, चिली तथा चाइना हैं। इस सूचकांक में 116 देशों में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब जो सबसे खराब स्थान 100वां स्थान था, उससे भी एक स्थान बेकार है भारत का स्थान। तो भारत का स्कोर 27.5 है, जो कि भारत को गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखता है। तो ये हालत है देश की। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया? गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ या कानपुर? तो ये नोएडा में किया गया प्रथम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर। ठीक, तो नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर DND के पास सेक्टर 16 में ग्रीन बेल्ट पर लगभग 400 वर्ग मीटर ज़मीन पर स्थापित किया गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एवं DND फ्लाईवे शहर का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर यातायात का घनत्व सर्वाधिक है। इस कारण जो वहाँ पे प्रदूषण होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। और नोएडा में बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर APCT को स्वदेशी रूप से विकसित कर तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? वाराणसी, आगरा, नोएडा या लखनऊ? तो हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन यूपी के वाराणसी में किया गया। दोस्तों 17 से 19 नवंबर 2021 के मध्य वाराणसी में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम में 11 हॉट एयर बैलून शामिल हुए। इन बैलून को भारत सहित UK, पोलैंड, यूरोप के पायलटों द्वारा उड़ाया गया। अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाले इन बैलून में एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकते थे। यह बैलून सिंथेटिक गुब्बारा होता है, जिसमें एक बड़ी सी बास्केट लगी होती है। इसमें क्रू और यात्री सवार होते हैं।
गैस जलाने के लिए बर्नर होता है। इसके अतिरिक्त बैलून में सेफ्टी गियर भी उपलब्ध होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 145वें प्रश्न पर। 145वां प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में निर्मित किए जा रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालक कंपनी कौन सी है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यूपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड या यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में निर्मित किए जा रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर की सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। यह एक विशेष प्रायोजन वाहन SPV है जिसकी सहयोगी कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल है। इस एयरपोर्ट का निर्माण PPP मॉडल द्वारा हो रहा है। PPT यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक भी होती है प्राइवेट भी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल द्वारा हो रहा है, यानी सरकारी भी है और निजी भी क्षेत्र, दोनों क्षेत्र मिल करके इस पे काम करते हैं। ये प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देते हैं। ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है? जैक डोरसी, पवन अग्रवाल, सुंदर पिचाई या पराग अग्रवाल? तो दोस्तों तो इसमें सही उत्तर है पराग अग्रवाल। ठीक है, हाल ही में नवंबर 2021 भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है। CEO के रूप में इन्होंने जैक डोरसी का स्थान लिया है। ठीक है, और बात करें सुंदर पिचाई की, तो ये अमेरिकी की जो कंपनी है गूगल, उसके CEO हैं सुंदर पिचाई, गूगल के CEO हैं। ठीक है, और पराग अग्रवाल जो है आपके ट्विटर के CEO हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बम्बई में 1984 में हुआ। उन्होंने IIT बॉम्बे से BTech की पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 147वां प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, और दूसरा है तो ये तो सही है, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ही जारी किया जाता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को। वर्ष 2021 में भारत का स्थान 109 देशों में 62वां है। तो ये बात सच है दोस्तों, ये भी भारत की जो रैंकिंग है 62वां है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। ठीक है, तो 109 देशों की सूची में 62वां रैंक है भारत का। तो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी MPI को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए सूचकांक में भारत का स्थान 109 देशों में 62वां है और सूचकांक के अंतर्गत 3 आयामों को शामिल किया जाता है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा जीवन स्तर। प्रत्येक आयाम का 1/3 भार होता है। भारत में नीति आयोग ने भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है इसे भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, और दूसरा है यह एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इसमें हमें बताना है कौन से कथन सही है। ठीक है, तो जो पहला है इसे भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों ये गलत है। जो मिशन शक्ति है, भारत फ्रांस संयुक्त सैनिक अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण 26 जुलाई 2021 को फ्रांस में संपन्न हुआ था और दोनों देशों की थल सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, तो वायु सेनाओं द्वारा आयोजित नहीं किया जाता दोस्तों, तो इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत और फ्रांस द्वारा होता है लेकिन थल सेनाओं द्वारा होता है, तो जो मिशन शक्ति है। अगला है ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, तो ये सही है, हर 2 साल पे होता है।
तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल 2 कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस अभ्यास के बारे में दोस्तों बात करें जो हमारा 2021 में किया गया है। ये अभ्यास 2011 में शुरू किया गया था तथा इसे भारत और फ्रांस में बारी बारी से हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है। भारत और फ्रांस के मध्य किए जाने वाले अन्य रक्षा अभ्यास में वरुण नौसेना जबकि गरुड़ वायुसेना अभ्यास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 149वां। मजदूरी दर सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मजदूरी दर सूचकांक के संदर्भ में, पहला कि इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये बात गलत है। मजदूरी दर सूचकांक जो है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा अर्धवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, न कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। तो दोस्तों जो इसका नया आधार वर्ष है इस 2016 निर्धारित किया गया है, तो ये दूसरा कथन भी गलत है। तो कौन सा कथन सही बताएं? दोनों कथन तो गलत है, ना तो एक सही है ना ही तो 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे मजदूरी सूचकांक की नई श्रृंखला को वर्ष में 2 बार संकलित किया जाता है, जैसा कि हमने बताया अर्धवार्षिक रूप में। तो इसकी नई टोकरी में पुरानी श्रृंखला के 21 उद्योगों के स्थान पर कुल 37 उद्योग को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है 150वां। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लेखक हैं और उनके पुस्तक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार लेखक और उनकी पुस्तक से संबंधित प्रश्न आते रहे हैं। देखिए, पहला है S.N. बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद इधर देखिए गीता रहस्य है, ए नेशन इन मेकिंग है, पॉवर्टी एंड अनब्रिसिल रूल इन इंडिया है, आनंद मठ है। तो देखिए आनंद मठ तो फेमस आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, और दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, और गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की, और S.N. बनर्जी की है ए नेशन इन मेकिंग। तो और भी कुछ किताबों के बारे में जानते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक की जैसे बात आई है तो इनकी 2 पुस्तकें थी, एक गीता रहस्य थी और दूसरी थी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इनकी है ही, बहुत फेमस है। दूसरा है वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी कई बार पूछा गया है। और तीसरा है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, तो ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये तीनों किताबें दादा भाई नौरोजी की हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी S.N. बनर्जी की रचना ए नेशन इन मेकिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका सही मिलान कर लिया है, और इसके कूट की सहायता से आप इसे मिलान कर सकते हैं। तो पहले में पहला होगा और दूसरे में तीसरा होगा। तो पहले में पहला, दूसरे में तीसरा, यहाँ पर बी में दिया गया है और इस वाले में नहीं दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो टेस्ट सीरीज हमारी रह गई थी उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया और 150 प्रश्न हमने पूरा कर लिया 3 पार्ट में। पहले पार्ट में हमने 50 प्रश्न, दूसरे में 50 और तीसरे में हमने 50 प्रश्न पूरे कर लिए। इस तरह से 150 जो प्रश्नों की जो हमारी थी टेस्ट सीरीज उसको पूरा कर लिया। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ की विशेषता ये थी कि हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज थी, इतिहास के मैक्सिमम प्रश्न इसमें है। हालांकि पिछले कुछ क्वेश्चन जो है एक दूसरे वीडियो में जो है इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड थे, और इसमें कुछ जो है प्रश्न इसमें जो है करंट अफेयर से भी रिलेटेड आ गए हैं। तो इसको भी कम से कम इससे ये होता है कि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है तो बोरियत भी कम होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया सफलतापूर्वक, और आपसे निवेदन है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर किसी नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।